वायुसेना का परिवहन विमान दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरकर हवाई पट्टों पर चलता हुआ वीआईपी पार्किंग वे में रुका। सुरक्षा बलों ने हवाई जहाज के पूरे रुकते ही उस जगह को घेराबंदी कर दी। हवाई जहाज का दरवाज़ा खुलने से पहले स्वागत के लिए जल्दी से एक लाल कालीन बिछा दिया गया था। पीतल का सैनिक बैंड मार्च करता हुआ उस मंच के पास आया जो आने वाले खास मेहमान को बधाई देने के लिए अस्थायी तौर पर बनाया गया था। जय भारती की धुन बजाता हुआ बैंड उस घेरे में आकर नज़ाकत से रुक गया, जैसे किसी रिमोट से चालित हो। सबके सिर एक साथ बाईं तरफ मुड़ गए। उनके चमकते बूट तेजी से ड्रम बजाने वाले की ताल पर चलते रहे जब तक कि सबने एक आकार ग्रहण नहीं कर लिया। ड्रमों की आवाज़ के बंद होने के साथ वे रुक गए। उनके सिर एक सीध में आ गए थे और वे अगले आदेश का इंतज़ार में थे। पोत सीढ़ी को हाथ से धकेलकर हवाई जहाज की तरफ ले जाया गया। सबसे पहले मीर उतरा। उसने काला चश्मा लगाया हुआ था और काला ऊनी ओवरकोट पहने हुए था। थोड़ी देर सीढ़ी पर खड़े रहकर उसने उन ऊंचे पद वाले अफसरों को देखा जो खास मेहमान के स्वागत के लिए आए थे। भीड़ में एक नाजुक स्त्री के दिखने पर मीर ने हाथ हिलाया। सफ़ेद साड़ी में खड़ी उस पोड़ा को हिम्मत मिली। वो भीड़ से अलग आ गई। इस बीच सहमत हवाई जहाज से निकली और उसने अपनी माँ को धीरे धीरे सीढ़ी की तरफ आते देखा। पास ही रेलिंग पकड़कर वो तेजी से नीचे उतरी और भागकर अपनी माँ के बाहों में समा गई। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए बेकाबू होकर रोते रही। यह आंसू बहुत लंबी जुदाई के बाद मिलने की खुशी के थे। स्वागत करने वाले दल की तालियों की गड़गड़ाहट ने आखिर उन दोनों को अलग कर ही दिया। तेज ने अपनी दोनों हथेलियों के बीच उसका चेहरा थामकर करीब से युद्ध से थकी उसकी आंखों में झांका। फिर उसने बेटी के गालों को चूमा। उसके बाद उन अफसरों की तरफ घूमी जो तब तक लाल कालीन के किनारे लाइन में खड़े थे। जब तक सहमत अफसरों के पास से निकली तब उस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसाई गई और गुलदस्ते भेंट किए गए। उस भीड़ में वो किसी को भी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी, पर शालीनता से उनकी शुभकामनाओं को स्वीकार करती गई। माँ के कंधे को पकड़े हुए वो भीड़ में आगे बढ़ती गई जब तक कि कतार खत्म नहीं हो गई। लहराते हुए झंडे को देखते ही सहमत बिछे हुए कालीन वाले रास्ते को छोड़कर उसके सामने पहुंच गई। आश्चर्य और उत्सुकता से देखते लोगों की परवाह किए बगैर वो घुटनों पर बैठ गई और पक्की जमीन पर सिर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने उस जमीन को चूमते हुए फुसफुसा कर कहा, ओ मेरी मातृभूमि, मैंने तुम्हारी कमी बहुत महसूस की। मुझे वापस लेने के लिए शुक्रिया। बैंड मास्टर एक पुराना सजेश था। वो सैकड़ों प्रतिष्ठित व्यक्तियों का औपचारिक स्वागत करने की कवायद कर चुका था। वो सहमत की पृष्ठभूमि नहीं जानता था, पर उसकी अनुभवी आंखें जल्दी ही जान गई कि वो एक अद्भुत लड़की है। जैसे किसी संकेत से उसने अपना डंडा एक तरफ घुमाकर बैंड एकदम रोक दिया। साथ ही सावधान की मुद्रा में आकर उसने अपने हाथ तेजी से हवा में हिलाए और अपने बैंड को धुन बदलने का इशारा दिया। कुछ पल बाद बैंड ने राष्ट्रीय गीत बजाना शुरू कर दिया। सहमत धीरे से खड़ी हुई, मंच की तरफ घूमी। पक्की जमीन पर वो अकेली थी, सीधी खड़ी होकर तिरंगे को सलाम कर रही थी। वो घर लौट आई थी। अब वो अपने लोगों में, अपने देश की सुरक्षा और गर्माहट में आ चुकी थी। बैंड के राष्ट्रगान बजाना बंद करते ही सहमत ने हाथ जोड़कर सबको शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद दिया। वो कालीन के रास्ते पर लौटी, लोगों से गुलदस्ते और मालाएं लेती गई जब तक कि कतार का अंत नहीं हो गया। तभी उसने एक पहचाने हुए हाथ के जोड़ों को अपने प्रिय पीले गुलाब का गुच्छा पकड़े देखा। वो फौरन उन उंगलियों को पहचान गई।
जो गुच्छे की डंडियों को कोमलता से पकड़े हुए थी। उसने वे हाथ पहले भी पकड़े हुए थे। जब उसने उस ऊंचे खूबसूरत व्यक्ति को देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। घर लौटने पर स्वागत है सहमत। उसने अभी की भाव विभोर शब्द सुने। गुलदस्ते उसके हाथ से गिरकर बिखर गए। उसने अपना मुंह अभी की चौड़ी छाती में घुसा दिया और बेहताशा रोने लगी। तुम सोच भी नहीं सकती सहमत कि मुझे तुम्हारी कमी कितनी खलती रही, पर मुझे तुम पर गर्व है, पूरे देश को है। अभी की आवाज में अथाह दर्द था। वह हल्का सा मुस्कुराई, पर अपनी सिसकियों पर काबू पाने में असफल रही। पिछली जिंदगी की यादें उसके पास दौड़ती चली आ रही थी। अभी उसे मंच पर उस मेज की तरफ ले गया जहां उसे बधाई मिलनी थी। फिर वो लौटकर वहां आया जहां तेज खड़ी थी। मीर गीली आंखों से उसे दूर से देख रहा था। उसे खुशी थी कि सहमत अपने पुराने परिजनों के करीब आ रही थी। मंच पर पहुंचकर उसने तेज की तरफ देखा और सोचने लगा कि खानों ने जो देश के लिए किया है, क्या वो कभी ऐसा करने के बारे में सोच भी सकता है। उसे अपने भीतर की गहराई में बहुत बेचैनी होने लगी। उसे ये स्पष्ट हो गया कि वो खुद को भले ही 100 बार बलि चढ़ा सकता है, पर अपने बच्चों को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। देवियों और सज्जनों, ये मेरा सौभाग्य और गौरव है कि आपके सामने एक ऐसे परिवार को ला रहा हूँ जिसने हमारे प्यारे देश के सेवा के लिए त्याग और वफादारी का उच्चतम आदर्श रखा है। मेरे स्वर्गीय मित्र हिदायत खान और उसके परिवार ने देशभक्ति के लिए वास्तव में जो किया है उसके बारे में हमारे जैसा साधारण प्राणियों के लिए सोच पाना भी मुश्किल है। उसकी बेटी सहमत उसके सपनों को पूरा करने के लिए उससे भी एक कदम आगे गई और लगभग अपने प्राणों की बलि चढ़ाने वाली थी। मेरे पास शब्द नहीं है जिनसे उसके उस शुद्ध साहस का वर्णन कर सकूं, जिससे उसने दृढ़ता के साथ अपना कर्तव्य पूरा किया। मीर थोड़ा रुका। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसके शब्द उसके होठों पर मरने लगे। वो खुद को खानों की वफादारी से अपनी वफादारी की तुलना करने से नहीं रोक पाया। गला साफ करते हुए उसने बोलना जारी रखा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इस मंच पर उस महिला को बुलाना चाहूँगा जिसकी प्रेरणा और सक्रिय योगदान के बिना सहमत अपने मिशन में सफल नहीं हो सकती थी। मीर फिर थोड़ी देर को रुका और उसने अपना सिर तेज की तरफ घुमाया, जिसे जोरदार तालियों के बीच अभी मंच पर ला रहा था। पोडियम से हटकर मीर मंच के किनारे तक गया और तेज को लाकर सहमत के साथ वाली कुर्सी पर बिठा दिया। वो वापस पोडियम की तरफ जाने वाला था कि तभी कुछ असामान्य सा दिखा। सहमत कुर्सी से फिसल रही थी। मीर समझ गया कि वो बेहोश होने वाली है। वो फौरन मुड़ा और उसके गिरने से पहले उसे कंधों से पकड़ लिया। उसने उसे अपनी ताकतवर बाहों में उठा लिया और तेज के साथ इंतजार करती एम्बुलेंस की तरफ भागा। अभी भी साथ था। वे दिल्ली छावनी स्थित सैनिक अस्पताल की तरफ भागे। 1 घंटे बाद आर्मी का डॉक्टर परीक्षण करके बाहर आया और उन 3 तनावग्रस्त लोगों के सामने आ खड़ा हुआ। उन्हें देखकर वो भरोसा देता हुआ तेज के पास गया। नजदीक पहुंचकर उसकी मुस्कान और फैल गई। बोला, आपकी बेटी ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। थकान थी, घबराहट और उत्तेजना से खून का दौरा सिर की तरफ बढ़ने से ऐसा हुआ। वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, उसे सिर्फ आराम की ज़रूरत है। पर डॉक्टर, वो बेहोश क्यों हुई? तेज अभी भी चिंतित थी। उसे डर था कि डॉक्टर कोई बुरी खबर देगा। वो बेहोश नहीं है मैडम, वास्तव में नहीं, पर उसे सावधान रहना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उसे आराम की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि आपको पता ही होगा कि वो गर्भवती है। तेज ने दोनों हाथ से अपने खुले मुंह को बंद कर लिया। उसकी आंखों में गहरा सदमा था। अपनी भावनाओं पर काबू ना रख सकने के कारण वो मीर की तरफ गिरने को हुई, जिसने उसका सिर अपने कंधे पर टिका लिया।
मेरी बेटी को और कितनी तकलीफ़ें उठानी बाकी है। क्या वो भाग्य के इस क्रूर मोड़ को सह पाएगी? वो ऊंची आवाज़ में कहने लगी। मीर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अभी पास ही खड़ा था। एकदम पास जाकर उसने तेज के कंधों पर अपनी बाह रख कर अपनी तरफ खींचा और मीर से अलग किया। उसने उसके आंसू पोंछे और कुछ कदम दूर पड़ी बेंच पर बिठा दिया। उसके पास बैठते हुए उसने उसके कांपते हाथों को कसकर पकड़ा और उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कुछ भी अस्वाभाविक नहीं हुआ हो। देखिए मिसेस खान, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो बुरा लगना चाहिए। वो शादीशुदा थी और बच्चा हमेशा वरदान माना जाता है। उसके पति की मौत हो चुकी है, पर अगर आप और सहमत राजी हो तो उसे जीवन साथी बनाने में मैं गौरव महसूस करूंगा। दूर से भी मीर अभी के होठों को पढ़कर समझ गया कि वो क्या कह रहा है। वो पास आया और अभी को कसकर बाहों में भर लिया। मैंने अपने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ अच्छा काम किया होगा जो मानवीय भावना का इतना अच्छा रूप देख रहा हूँ। अभी मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे। भगवान तुम्हें खुश रखे। मुझे शहीद मत बनाइए सर। मैं सहमत को उस दिन से प्यार करता हूँ जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था। आज भी मैं उसे प्यार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी पत्नी बनने को तैयार हो जाएगी। तेज के चेहरे पर से निराशा और पराजय के भाव उड़ गए। उसके चेहरे पर खुशी के आंसू बहने लगे। उसने अभी को गले से लगा लिया और अपनी कमज़ोर बाहों में कस कर जकड़ लिया। वो खुश थी कि सहमत अपनी टूटी जिंदगी के टुकड़े बटोर कर जहाँ छोड़ा था वहीं से नया जीवन शुरू कर सकेगी। वो जिस आदमी से सच्चा प्यार करती थी उसी के साथ खुशी से जिंदगी जीने का एक नया मौका पाने की पात्र है वो। सेना का डॉक्टर तेज को उस कमरे में ले गया जहाँ सहमत चेकअप के बाद आराम कर रही थी। इस बीच मीर और अभी बाहर बेंच पर बैठे थे और एक अच्छी पोशाक वाले अर्दाली की दी हुई चाय की चुस्की ले रहे थे। तेज ने अपने बाल ठीक किए, आंसू पोंछे और सहमत के कमरे का दरवाज़ा खोला। वो बिस्तर पर लेटी थी। उसने देखा उसकी माँ ने अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उनकी आंखें मिली और उन्होंने एक दूसरे को कड़वी मीठी मुस्कान दी जिसमें वो दर्द था जो उन्होंने सहा था। सहमत ने तेज से ये सच छिपाया कि वो पहले से जानती थी कि वो गर्भवती है। वो माँ बनने की बात से खुश थी, पर यह सच्चाई कि उसे कितने निर्दोष लोग मारने पड़े थे अपना बोझ उस पर डाल रही थी। तेज ने उसका मन लगभग पढ़ लिया। बधाई हो, उसके बिस्तर पर बैठकर बोली। मैं जानती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा, पर तुम्हारे लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। अभी तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। पर माँ, मेरे गर्भ में इकबाल का बच्चा है और मैं किसी भी हालत में गर्भपात नहीं करवाऊंगी। वो सब कुछ जानता है, पर कह रहा था कि इसके बावजूद वो तुमसे प्यार करता है और सिर्फ तुम्हारी सहमति चाहता है। पल भर के लिए सहमत उलझन में पड़ गई। अपने पहले प्यार के साथ का मौका उत्तेजनापूर्ण लगा, पर अंदर कहीं वो बहुत उदास थी। क्या वो कभी फिर से शादी कर पाएगी और खुशी से रह पाएगी इतनी निर्दोष जिंदगियां नष्ट करने के बाद भी? माँ, मुझे कुछ वक्त चाहिए। अभी इस हालत में मैं ऐसा फैसला लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं श्रीनगर लौटना भी नहीं चाहती हूँ। क्या आप मुझे मेलरकोटला में रहने दोगी? मेलरकोटला? वो कहाँ है और वहाँ क्यों? तेज की आवाज़ में वही ताज्जुब था जो उसके चेहरे पर दिख रहा था। अब्दुल का घर वहीं था, सहमत ने दुखी भाव से कहा। और अब्दुल कौन है? तेज ने फिक्रमंद होकर पूछा। वो सईदों का सबसे वफादार नौकर था, पर वो पाकिस्तान में था सहमत। अब तुम अपने देश में हो। हाँ माँ, पर मेरी आत्मा पर ग्लानि का भारी बोझ है। शायद इस तरह मैं कुछ बोझ कम कर सकूं। उम्मीद है जो मैंने उसके साथ किया उसके लिए अब्दुल मुझे माफ़ कर देगा। और तुमने क्या किया था?
मैंने उसे एक मिलिट्री ट्रक के नीचे कुचल दिया था। तेज सहमत के इस सीधे कथन से सदमे में आ गई। वो थोड़ा समझने लगी कि उसकी बेटी अपने दिलो दिमाग पर कैसा दिमागी सदमा लिए हुए है। उसने सहमत के हाथ कसकर पकड़े और उसके माथे को चूमा। मैं समझ सकती हूँ कि तुम किन हालातों से गुजर रही हो, पर याद रखना तुमने जो कुछ भी किया अपने देश के लिए किया और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया माँ, उसने आंखें बंद करते हुए कहा और अपने सिर नरम तकिए में घुसा लिया। तेज उसके चेहरे पर दर्द का भाव देख सकती थी, पर उसे कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। सिर्फ वक्त ही इसके घाव भर सकता है और इसका बोझ हल्का कर सकता है, उसने अपने आप से कहा। कमरे से निकलकर उसने उन दोनों आदमियों को देखा। उनकी आंखें उसके चेहरे पर चिपकी थी और उसके भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो मुस्कुराई और सीधे और धीरे से उनकी तरफ बढ़ गई। वो दुविधा में थी क्योंकि उसमें अभी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वो मीर के पास बैठी और अभी की तरफ सीधे न देखकर पूछने लगी, मेलरकोटला कहाँ है? मीर फौरन समझ गया कि सब कुछ ठीक नहीं है। तेज ने उन दोनों को वो सब बताया जो सहमत ने कहा था। वे चुपचाप सुनते रहे। मीर को ये समझने में देर नहीं लगी कि सहमत किस दौर से गुजर रही है। कोई और इन हालात में स्वाभाविक रूप से नष्ट हो चुका होता, पर उसे जिस बात पर ताज्जुब हुआ वो अभी का धैर्य और शांति से सब ग्रहण करना था। 1 घंटे बाद जब अभी कार की तरफ जा रहा था तब उसने जो कहा था वो शब्द अब भी मीर के दिमाग में गूंज रहे थे। माँ, चिंता मत करो, मेरा निश्चय पहले से भी ज़्यादा दृढ़ हो गया है और मैं अनंत काल तक भी इंतज़ार करूँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। हमारी पहली प्राथमिकता उसका सामान्य होना है। इस हालत में उसका खुश रहना ज़रूरी है। उसका उसे माँ कहकर बुलाने पर तेज ने गौर किया। वो इससे खुश हुई और उसकी उम्मीद जिंदा रही। भारतीय नौसेना के नौसेना स्टाफ प्रमुख एडमिरल MS चंद नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में ऊपर से नीचे चक्कर लगा रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता का भाव था। हॉल में, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा एडमिरल बैठे हुए थे, पूरी तरह चुप्पी छाई थी। सब अपने प्रमुख के बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। चंद मिनट के निर्धारित समय से पहले ही आ गए थे और सबके इकट्ठे होने और बैठने का इंतज़ार कर रहे थे। एक एक करके अफसर हॉल में आते गए और अपने प्रमुख को सैल्यूट कर अपनी अपनी जगह बैठते गए। हर अफसर अपनी घड़ी देख रहा था कि वो वक्त पर पहुंच गया है या नहीं, क्योंकि तय वक्त से पहले प्रमुख का आ जाना एक अनहोनी बात थी। सज्जनों, अफसरों पर एक लंबी नज़र डालने पर प्रमुख ने बोलना शुरू किया। भारतीय थल सेना की तुलना में नौसेना को अभी अपनी ताकत दिखानी है। हम थल सेना के आकार का 10वां हिस्सा हैं और युद्ध क्षेत्र में उनकी तुलना में अभी तक परखे नहीं गए हैं। जहां वायुसेना सिर्फ वायु शक्ति से खुद को बार बार साबित कर चुकी है और देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सहारा बनी है, वहीं जल सेना अपनी कथित सीमित भूमिका के कारण कमोबेश अलग थलग रहती है। युद्ध नीति बनाते समय कुछ नौकरशाह उसके साथ सौतेले व्यवहार करते रहते हैं। सत्ताधारी जब उच्च स्तरीय मीटिंग में नौसेना के विचारों को अनदेखा करते हैं तब और ज़्यादा ठेस लगती है। युद्ध के समय नौसेना की सीमित क्षमता को लेकर आशंका जताए जाने पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, पर मैंने निश्चय किया है कि मैं अपनी बात राजनीति नेतृत्व से सीधे कहूँगा। कृपया तैयार रहें। नौसेना अपने महान देश की सुरक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाने जा रही है। सेना स्टाफ प्रमुख पल भर के लिए रुके। नौसेना के मामले पर बल देने के उनके अपने कारण थे। खुफिया रिपोर्टों ने पाकिस्तानी पनडुब्बियों की मौजूदगी को स्पष्ट रूप से पुष्टि की थी। वे भारतीय समुद्र में अपनी पूरी ताकत से भारत के एकमात्र विमान वाहक
आईएनएस विक्रांत पर जबरदस्त हमला करने की तैयारी कर रहे थे। इस तथ्य ने नौसेना स्टाफ प्रमुख की चिंताएं और बढ़ा दी थी। विक्रांत पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। उसके मुख्य बायलर में दरारें पड़ जाने के वजह से लड़ाकू विमान को लड़ाई में प्रक्षेपित करने की उसकी क्षमता संदेहास्पद हो गई थी। इतना ही नहीं, भारतीय नौसेना विपरीत परिस्थिति में समुद्र में विमान वाहक कार्यों के लिए जरूरी पर्याप्त रक्षक जहाज भी मुश्किल से ही दे सकती थी। चंद दीवार तक गए और विशाल नक्शे पर जहाज़ों के विभिन्न मॉडल रखने लगे। हाथ में विक्रांत का छोटा सा प्रतिरूप थामे वे अपने श्रोताओं की तरफ मुड़े। हमारे फ्लैगशिप को होने वाला कोई भी नुकसान न सिर्फ हमारे लिए शर्मिंदगी पैदा करेगा, बल्कि हमारे लोगों का मनोबल भी तोड़ देगा। रिपोर्ट बताती है कि हमारे समुद्र में कम से कम 4 पाकिस्तानी पनडुब्बियां हैं, जिनमें अमेरिका निर्मित गाजी भी है। दूसरी पनडुब्बियां भी गाजी जितना ही खतरनाक है। वे भी उतना ही उन्नत फ्रांसिस मशीनें हैं। हमें धोखा देने में समर्थ हैं। हमें एक तरफ विक्रांत को पनडुब्बियों के हमले से बचा कर रखना है, तो दूसरी तरफ अपने ही बामूमंड की कूटनीतिक कश्मकश से पार पाना है। जहाज का मॉडल मेज पर रखकर नौसेना स्टाफ प्रमुख अपनी कुर्सी पर बैठ गए और अपना सिर कुशन पर टिका लिया। मीटिंग आधी रात तक चली और सदस्य तभी वहां से गए जब सरकार को पेश की जाने वाली सामग्री संग्रहित हो गई। अफसरों के लिए अपने चीफ को छोटे से छोटा ब्यौरे में भी खुद संलग्न होते देखना दुर्लभ था। पहली लड़ाई अवस्था के राजनीतिक नेतृत्व को नौसेना की दुश्मन से टक्कर ले सकने की क्षमता का कायल बनाने की थी। ये आसान नहीं था, पर चंद भी हार मानने वाले नहीं थे। अगले दिन नौसेना स्टाफ प्रमुख सांख्यिक और आंकड़ों से लैस होकर रक्षा मंत्री के पास गए। रक्षा मंत्रालय के नौकरशाह विकास के परिदृश्य के अपने ऐसे विवरण पर अडिग रहते थे जो अदूरदर्शी था। पाकिस्तानी नौसेना की ताकत को देखते हुए चंद से कहा गया, समुद्र में वे ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो भारत की विस्मृति तट रेखा को नुकसान पहुंचा सके। समुद्र से किए जाने वाले भारतीय व्यापार को 80% से ज्यादा विदेशी पोत समुद्रों द्वारा किया जाता था। पाकिस्तानी विदेशी जहाजों पर हमला करने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि तब उन्हें पश्चिमी ताकतों के गुस्से को झेलना पड़ेगा। नौकरशाही का ये मानना था। उनके विचार सुनकर चंद दुख और घबराहट से भर उठा। आप युद्ध के बारे में क्या जानते हैं? उन्होंने उनसे पूछना चाहा, फिर तय किया कि वे इसके बजाय आग्रह से मामला को आगे बढ़ाएंगे। दाव बहुत ऊंचे थे। नौसेना प्रमुख होने के नाते ये उनका कर्तव्य था कि वे अंदर और बाहर दोनों जगह चुनौतियों का सामना करें और फिर भी विजयी हों। जिन लोगों को अंतिम निर्णय लेना था, चंद ने उनके सामने एक विस्मित रिपोर्ट पेश कर पाकिस्तानी की क्षमता और इरादों की सूची पेश की। उन्होंने युद्ध कक्ष में प्रधानमंत्री के सामने खुफिया रिपोर्ट की प्रतिक्रिया रखी और अपना ध्यान विशेष विवरण और आंकड़ों की तरफ खींचा। मैडम, उन्होंने प्रधानमंत्री से विनती की, पाकिस्तानियों के पास यूएस से वेट लीज पर गाजी और फ्रांसिसो से डेफने क्लास पनडुब्बियां है। इनके अतिरिक्त उन्होंने छोटी पनडुब्बियां और चैरिट्स भी हासिल कर लिए हैं, जो लंबी खींचने वाली कार्रवाई को छिप कर किए जाने वाले हमले दोनों के लिए सही है। हमें इस तथ्य पर गौर करना है कि वे बंदरगाह पर जहाजों और महत्वपूर्ण अधिष्ठानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं समझ सकता हूं, पाकिस्तानी वायुसेना हमारे विमान वाहक को नुकसान पहुंचाने के एकमात्र मिशन के लिए अपनी नौसेना के साथ नजदीकी सहयोग कर रही है। हम ये होने नहीं दे सकते और इसे रोकने का एक ही रास्ता है कि हमें विरोधी हमला करने की इजाजत दी जाए। प्रधानमंत्री ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी, पर कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अधिकारियों की तरफ प्रश्नसूचक दृष्टि से देखते हुए उससे जवाब मांगा।
पर वे किसी भी तरह नरम पड़ जाने को राजी नहीं दिखी। हालांकि उनमें से ज्यादातर ने कभी समुद्र पर कोई साहसिक काम नहीं किया होगा, फिर भी उन्हें लगता था कि वे नौसैनिक युद्ध कला के विशेषज्ञ हैं। पर एडमिरल उनमें से एक ने तर्क दिया, पाकिस्तान के पश्चिमी तट की ताकत को देखकर आपको कैसे लगता है कि वे इतना गहरा घुस पाएंगे? उनकी गोलाबारी की ताकत तो देखिए। वरिष्ठ नौकरशाह अपनी कुर्सी पर से उठकर एक तैयार किया गया पर्चा पढ़ने लगा। उससे लग रहा था कि ये वक्त प्रधानमंत्री पर अपना स्थायी प्रभाव छोड़ने का है, जो कि शांति से सारी बातचीत सुन रही थी। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तानी नौसेना के पास श्रृंखला की दृष्टि से क्या है, उसने कहा और एक फाइल प्रधानमंत्री के सामने रख दी जिस पर गुप्त लिखा था। फिर उसने पाकिस्तानी जहाजों और पनडुब्बियों के नाम पढ़ना शुरू कर दिए। मैडम, उसने विनम्रता पूर्वक कहा, कागज पर पाकिस्तानी के पास उनके पश्चिमी तट निम्नलिखित चीजें हैं। एक क्रूजर बाबर, 4 विध्वंस शाहजहां, बद्र, बेखर और आलमगीर, 3 डेफन क्लास पनडुबिया, सुसुक, हंगोर, मंगोर, एक गश्ती जहाज टीपू सुल्तान, एक सर्वेक्षण जलयान जुल्फिकार, 8 समुद्र भेदी पोत, 2 मोटर टारपिंडो नावे, 2 टैंक अटाक और ढाका, एक नावों को खींचने वाली कर्ण नाव, एक 12 छोटी पनडुबिया का विन्यास, 12 चोटियस और 2 समुद्रमुख रक्षा नावें। फिर उसने अपनी दाहिने ओर मुड़कर चीफ की तरफ देखते हुए कहा, एडमिरल, क्या आपको विश्वास है कि इतनी सीमित नौसेना क्षमता के साथ पाकिस्तानी हमारे तट के पास भी आने की हिम्मत करेगा? इसके अलावा क्या आपको लगता है कि अपनी नौसेना को समुद्र पर उतारकर हम ब्रिटिश बड़े या अमेरिकी विमान वाहकों तथा रूसी युद्धपथ को अपने तट पर कार्रवाई करने से रोक सकेंगे? उसने बात पूरी कर प्रधानमंत्री की तरफ उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए देखा। कोई भाव न दिखने पर उसने मंत्रालय से आए अधिकारियों की तरफ देखा, जो चीफ को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देख रहे थे। हमेशा की तरह नौकरशाह वर्दीधारियों से लड़ने को तत्पर थे। पर गाजी के बारे में क्या? चीफ पूछने को हुआ। तभी उसने देखा कि प्रधानमंत्री उठ रही थी। उन्होंने सेना प्रमुख को देखा और फिर खुफिया ब्यूरो, गृह मंत्रालय और वायुसेना के प्रमुख पर निगाह डाली। क्या आप लोगों को इस बारे में कुछ कहना है? उनका प्रश्न इस बात का संकेत था कि वे युद्ध के खेलों के बारे में बहुत सुन चुकी। कोई जवाब ना मिलने पर उन्होंने अपनी घड़ी देखी और फिर नौसेना प्रमुख को देखा। एडमिरल, क्या आपको कुछ कहना है? आहत और अपमानित एडमिरल मुख्यालय के लंबे गलियारों से होकर चल दिए। उनके चेहरे पर गुस्सा और निराश साफ दिख रहे थे। वे जान गए थे कि उनका काम रोक दिया गया था। 1965 के हिंद पाक युद्ध में नौसेना को अलग थलग कर दिया गया था, जिससे नौसैनिक बहुत निरुत्साह और आहत हुए थे। चंद चाहते थे कि आगे भी अलग थलग कर देना उनके सैनिकों के मनोबल पर बुरा प्रभाव ही नहीं डालेगा, बल्कि उन्हें निराश भी कर देगा। वे अच्छी तरह जानते थे कि वे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें लग रहा था कि उनका एकमात्र कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि इस बार ऐसा ना हो कि बाकी दोनों सेना युद्ध में शामिल होकर दुश्मन का मुकाबला करे और नौसेना को उससे अलग रखा जाए। युद्ध के रंगमंच पर नौसेना को मुख्य अभिनेताओं के बीच उसका उचित स्थान मिलना चाहिए। अपने बड़े दफ्तर में प्रवेश कर उन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे पर बात करने के लिए अपनी ऑपरेशन टीम को बुलाया। टीम ने इस अनुभूति के साथ शुरुआत की है कि 1965 में अब तक जमीनी हकीकत बदल चुकी है। 1965 के युद्ध में भारत के हाथों हार का स्वाद चखने के बाद अब पाकिस्तान वो सब कुछ करेगा जिससे वो भारतीय सुरक्षा सेनाओं को नुकसान पहुंचा सके। रक्षा मंत्री के साथ हुई आगामी सभी मीटिंगों में बार बार इसी पर जोर दिया गया कि रो ने भारतीय समुद्र में पाकिस्तानी पनडुबिया गाजा, हंगोर और मंगोर की मौजूदगी की पुष्टि की है और ये भी कि वे भारतीय गौरव को नुकसान पहुंचा सकती है। रक्षा मंत्री दूरदर्शी इंसान थे और अपने दृष्टिकोण से व्यवहारिक। उन्होंने अनुभव किया कि नौसेना का सक्रिय योगदान महत्वपूर्ण होगा। जैसे जैसे युद्ध का ताप तेज हुआ, नौकरशाही ने भी अनुभव किया कि पाकिस्तानी के इरादे को हल्के में लेने के नतीजे बहुत व्यापक हो सकते हैं। फिर तो जल्द ही नौसेना के रणनीतिकारों ने उनके मिशन बॉम्ब कराची के लिए हरी झंडी दिखा दी गई थी। 1 दिसंबर
1971 को भारतीय नौसेना को अपने इतिहास में पहली बार कराची पर हमला करने के सीलबंद आदेश मिले। योजना काल्पनिक रूप से ड्राइंग बोर्ड पर खींची गई। कागज पर वो सरल लग रही थी, पर इस तथ्य से उसे ताकत मिल रही थी कि वो अनुपम थी और पिछले नौसैनिक युद्ध में किसी भी राष्ट्र द्वारा ना तो सुनी गई थी, ना कभी प्रयोग में लाई गई थी। उनके शस्त्रागार में आश्चर्य का तथ्य था, तो सफलता के लिए पहली जरूरत होती है। योजना के अनुसार युद्ध की शुरुआत से पहले छोटी मिसाइल नौकाएं कराची बंदरगाह से 20 मील दूर पहुंचा दी जानी थी। ये नौकाएं सिर्फ तटीय युद्ध के लिए ही थी। उनके विक्रेता USR द्वारा भी उन्हें खुले सागर में कार्रवाई के लिए अक्षम माना जाता था। 3 दिसंबर की रात को युद्ध शुरू होने पर इन मिसाइल नौकाओं को रक्षक जहाजों द्वारा छोड़ा गया। उनका मिशन कराची बंदरगाह और उसके अंदर खड़े जहाजों पर हमला करके मूल जहाजों पर लौटना था, जहां से उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाना था। पहला मिसाइल हमला ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर 1971 की रात को 3 मिसाइल नौकाओं वीर निर्घट निपट द्वारा किया गया। उसके परिणाम स्वरूप हुआ विनाश ने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया। पूरी तरह आश्चर्यचकित पाकिस्तानी सेना ने जान माल का भारी नुकसान उठाया। कराची उनका सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित बंदरगाह था। अब वो कार्रवाई करने में असमर्थ हो गया और उनकी नौसेना निहत्थी हो गई। तट पर बने उसके ज्यादातर रक्षा तोपखाने बेकार हो गए। जो कुछ काम के बचे थे उन्होंने अपना गोला बारूद आसमान में उन हवाई जहाज़ों पर चलाकर ख़त्म कर दिया जो वहाँ थे ही नहीं। भौचक्के पाकिस्तानी गुप्तचर लड़खड़ा गए। उन्हें हमले के सही स्रोत का भी पता नहीं चल पाया। उनका अग्रिम पंक्ति का विध्वंस जहाज खैबर कोई निशान छोड़े बिना डूब गया। पास खड़ा तेल के एक टैंकर ने आग पकड़ ली जो 7 दिनों तक जली और उसके बाद वो डूब गया। सटीक हमले से हिली हुई पाकिस्तानी नौसेना में खलबली मच गई। उसने अपने सभी युद्धपोत बंदरगाह की सुरक्षा में वापस बुला लिए। उनका सारा गोला बारूद हटा दिया ताकि उनमें से विस्फोट ना हो जाए और अपनी नौसैनिक युद्ध की योजनाएं त्याग दी। इस तरह अनजाने ही उन्होंने भारतीय मिसाइल नौकाओं को अपनी कार्यवाही पूरी करके बंबई बंदरगाह की सुरक्षा में लौटने का खुला रास्ता दे दिया। 8 दिसंबर की रात को कराची पर दूसरा मिसाइल हमला भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्तियों की जहाजों त्रिशूल, तलवार और विनाश द्वारा किया गया, जिसमें कराची के तेल गोदामी और टैंकरों को नष्ट करने के अलावा बंदरगाह में खड़े कोई जहाजों को लाचार कर दिया। पाकिस्तानी की तैयारी में कमी का अंदाज़ा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि मिसाइल हमले के खतरे की जानकारी रखते हुए भी उसकी नौसेना जहाज से होने वाले हमले को हवा से किया गया हमला समझती रही। उससे छिड़ी आग दिनों दिन जलती रही, जिससे पूरे डरे हुए कराची शहर को अस्त व्यस्त कर दिया। अगली खबर अपने सारे कर्मचारियों सहित गाजी में डूबने की थी, जिसने पाकिस्तानी आलाकमान को पूरी तरह हतोत्साहित कर दिया। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने अपनी तैयारी अच्छी तरह की थी। इस तथ्य को जानते हुए कि पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य INS विक्रांत को डुबाना था, भारतीय नौसेना ने एक छोटे विध्वंसपोत INS राजपूत को निर्देशित कर दिया कि वो बंगाल के खाड़ी में गश्त लगा कर रहे और ये दिखावा करता रहे मानो वो विमान वाहक जहाज हो। INS राजपूत के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर सुंदरजीत सिंह ने दुश्मन पर घात लगाने के इरादे से उसे गुमराह करने वाले संकेत भेजकर अपनी भूमिकाओं का अच्छा निर्वहन किया। बंगाल की खाड़ी से INS राजपूत ने विमान वाहक के आकार के उपयुक्त भारी लॉजिस्टिक की मांग करने वाले संदेश भेजे। 5000 किलो आलू, 10,000 किलो सब्जी, 1 लाख अंडे और बड़ी तादाद में मुर्गियां और मांस की मांग से पाकिस्तानी विचारकों को विश्वास हो गया कि INS विक्रांत ही बंगाल की खाड़ी में तैर रहा है। वह आश्वस्त थे कि किसी और जहाज को इतनी बड़ी तादाद में खाद्य सामग्री जरूरत नहीं हो सकती। पूरी कार्रवाई एकदम गुप्त रखी गई, यहाँ तक कि जब मद्रास के नौसेना अधिकारी की कथित रूप से INS विक्रांत से ऐसी अभूतपूर्व राशन सप्लाई की मांग प्राप्त हुई तो वो चकरा गया और उसने पैनिक का बटन दबा दिया। अपने कमांड में मौजूद समस्त व्यक्तियों और सप्लायरों को इकट्ठा कर उसने उस बाजार में उपलब्ध समस्त सामग्री जुटा लेने को कह दिया।
जल्दी ही पूरे बाजार में अफवाह फैल गई कि शायद विक्रांत मद्रास बंदरगाह पर पहुंच गया है। अगर भारतीय नौसेना का ये इरादा था कि मद्रास स्थित पाकिस्तानी जासूसों को ये लगे कि INS विक्रांत बंगाल की खाड़ी में है, तो उसका तीर निशाने पर लगा था। महीने बाद जलमग्न गाजी से मिले दस्तावेजों में पाकिस्तानी मुख्यालय द्वारा विक्रांत के मद्रास तट पर होने की पुष्टि करने वाले संकेत भेजने और उसे पूर्वी तट पर सही पोजीशन लेने के निर्देश देने के सबूत मिले। लेफ्टिनेंट कमांडर सुंदरजीत सिंह एक ईमानदार समर्पित ऑफिसर थे, जो अपनी वीरता और कठिन परिश्रम के प्रदर्शन के बल पर INS राजपूत के कमांडिंग ऑफिसर बने थे। पूर्वी नौसेना कप्तान मुख्यालय हुई युद्ध कक्षा की मीटिंग में उन्होंने गाजी की खतरे की काट के लिए एक साहसिक योजना प्रस्तावित की थी। मुझे अपने जहाज पर एक सीमित जत्थे के साथ खाड़ी के मुहाने पर गश्त लगाने के लिए जाने दे। अगर मुझे गाजी दिखा तो उसकी आखिरी चाल चलने के लिए ऊपर आने पर मैं अपना जहाज उसमें भीड़ दूंगा, उसने गरजते हुए कहा था। भले ही वहां मौजूद ज्यादातर लोग को ये योजना अनाड़ी लगी, पर उसने उस युवा कमांडर की मौत के जबड़े से मुकाबला करने का साहस प्रदर्शित कर दिया। उसके युद्ध साहस से प्रभावित होकर उसे अपने जहाज को लेकर जाने विभिन्न नियत स्थानों पर जलबम लगाने की अनुमति मिल गई। वे पानी के नीचे कारपेट बॉम्बिंग करने और पानी के तेज दबाव निर्मित पनडुब्बियों की पर्दे में दरारें पैदा करने में सक्षम थे और इस तथ्य का फायदा उठा सकते थे कि अधिकतर परंपरागत पनडुब्बियां 20 मीटर की गहराई पर पानी का दबाव नहीं सह सकती। इतना निर्भीकता से SV गाजा को नष्ट करने के लिए तत्पर थे। अगली सुबह लेफ्टिनेंट कमांडर सुंदरजीत सिंह जल्दी उठे। अपनी पत्नी और बेटे को परेशान किए बिना वो कमरे से निकले, नहाया और अपनी वर्दी पहनी। अपनी पगड़ी पर नौसेना का पदक लगाया। उन्होंने खुद को शीशे में देखा। उसका चेहरा खुशी और गर्व से भरा था। घर से निकलने से थोड़ी देर पहले वो पूजा घर में घुसे, पीछे से दरवाजा बंद किया, घुटने टेके और पवित्र ग्रंथ साहब को शीश नवाया। मानो शांतिपूर्ण सुबह की चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को प्रार्थना की। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सब कुछ दिया है। मुझे एक विनती और करनी है। जो काम मुझे दिया गया है, कृपया करके या तो मुझसे मेरा फर्ज पूरा करवा दे या फिर लौटू ही नहीं। मैं हारने की बजाय एक इज्जतदार मौत को तरहीज दूंगा। अपनी छोटी सी प्रार्थना पूरी करके सुंदरजीत फिर से प्रणाम कर खड़े हुए तो देखा पीछे उनकी पत्नी खड़ी है। उसकी आंखें गिली थी पर चेहरा चमक रहा था। माँ के पीछे उसका बेटा भी शरारत से झांक रहा था। वो ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, पर यह समझ रहा था कि पिता किसी महत्वपूर्ण मिशन पर जा रहे हैं। उसकी पत्नी ने उसे प्रसाद दिया। वाहेगुरु आपकी इच्छा पूरी करे, आप अपने मिशन में कामयाब हो, मैं आपका इंतजार करूंगी, कहते हुए उसके चेहरे पर आंसू लुढ़कने लगे। सुंदरजीत ने अपनी बहादुर पत्नी को धन्यवाद दिया और गले से लगा लिया। फिर उन्होंने अपने बेटे को अपने बाहों में उठाकर उसका चुंबन लिया। भगवान के सामने आखिरी बार खड़े होकर उन्होंने प्रार्थना की। वो जीप में बैठकर बिना पीछे देखे चल दिए। कहीं मन के गहराई में उन्हें न सिर्फ गाजी के साथ सफल मुकाबले का विश्वास था, बल्कि ये भरोसा था कि उस मुकाबले की कहानी सुनाने के लिए अपने जहाज के साथ वापस लौटेंगे। जहाज पर चढ़ने के बाद हसमुख कमांडिंग ऑफिसर ने 15 मीटर गहराई पर जलबम बिछाने का आदेश दिया। नौसैनिकों ने उनके चेहरे पर एक अनोखे आत्मविश्वास के चमक देखे। वे उसकी कोर टीम के अंग थे और इस मिशन के लिए खुद आगे आए थे। जब तक INS राजपूत ने बंदरगाह छोड़ा, तब तक गोला बारूद बिछा दिया गया था और सुलगाए जाने के लिए तैयार था। युद्धपोत ने कई बार समुद्र में डुबकी लगाई, छानबीन की और जहां भी पानी के बुलबुले दिखे वहीं जलबम छोड़ दिए। विशाखापत्तनम का जलमार्ग छोड़ते वक्त उसने भारी जलमार्ग में समुद्र में होती भारी आलोड़न पर गौर किया। ये इस बात का संकेत था कि शायद किसी पनडुब्बी ने हड़बड़ी में समुद्र में डुबकी लगाई है। उसने जहाज को उसी दिशा में घुमाया, जलबम छोड़े और खुले समुद्र में निकलने से पहले पूर्वी कमांडर को सूचित कर दिया। 4 सितंबर
1971 की रात को गाजी में सभी कर्मचारियों के होते हुए विस्फोट हो गया। पूरे बंदरगाह में विस्फोट होने की आवाज आती रही। उस पाकिस्तानी पनडुब्बियों को बाद में उसके मलबे और बहते माल से पहचाना गया। गाजी के डूबने से पाकिस्तानी फौज में डर की लहर दौड़ गई। बेइज्जती होने के अलावा इससे पूर्वी पाकिस्तानी की नौसेना के कमांडर हतोत्साहित भी हो गए। इसके अतिरिक्त पाकिस्तानी की 1,50,000 नौसैनिक वाले सैन्य दस्त मुख्य पाकिस्तान से हर तरफ से यहाँ तक कि खुले समुद्र के रास्ते से भी कट गए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को ये जानने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अपनी मूर्खता से वे भारतीय के अत्यधिक सुयोजित फंदे में फंस गए थे। पर तब तक जो नुकसान हो चुका था उसकी भरपाई नहीं की जा सकती थी। गाजी एक अनंत पनडुब्बी थी जो लंबे वक्त तक लगातार कार्रवाई करते रहने में समर्थ थी। उसके विस्फोट ने भारत की रणनीति उत्कृष्टता की ख्याति बढ़ा दी और उनकी पूर्वी फौज का मनोबल ऊंचा कर दिया। लेफ्टिनेंट कमांडर सुंदरजीत सिंह ने वाकई जो करना चाहा था वह हासिल कर लिया था।